नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के एक अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का टाइटल है भारत शासन अधिनियम 1935। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। लगभग हर लेवल की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा साइमन कमीशन 1927। देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत में लागू हुआ, इसके संबंध में आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जानने की आवश्यकता है कि ये किस तरह लागू हुआ और इसके लागू होने के पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिएगा मैं एक दो पॉइंट इसके बता के फिर बताता हूँ इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें थी। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में, पूर्ण उत्तरदायी सरकार का मतलब ये था कि अब तक जो अंग्रेज़ों की सरकार व्यवस्था थी उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, वो जनता की ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। और भारत में धीरे धीरे इस बात की डिमांड उठ रही थी कि सरकार ऐसी हो जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो जनता से जुड़े हुए बढ़िया काम करे। तो यहाँ पे 1935 के अधिनियम से भारत के प्रांतों में चुनाव होते हैं और चुनावों में ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस सरकार बनती है। और सरकार चूँकि कांग्रेस की है अर्थात भारत के लोगों की सरकार है, और ऐसी सरकार जो भारत के लोगों की होगी वह भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। तो उस चुनाव जिसके तहत प्रांतों में सरकारें बनी वो किस अधिनियम के थ्रू चुनाव हुए, वो इस भारत शासन अधिनियम की वजह से चुनाव हुए। इसीलिए यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके अलावा इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। याद रखने वाले कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थी। धाराओं का मतलब क्या, हम अनुच्छेद कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात करते हैं। देखिएगा इस अधिनियम के पारित होने से पहले बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। 1927 में साइमन कमीशन 1927 नवंबर के महीने में गठन हुआ। इससे पहले वाली वीडियो आप देख चुके हैं। और फरवरी 1928 में इंडिया आया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब? 1930 में। साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि 7 मेंबर इसमें श्वेत थे, यानी कि अंग्रेज़ थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। तो भारत के लोगों को जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, भारत के लोग अपना संविधान चाहते थे, अपने हिसाब से चीज़ें चाहते थे, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारत के लोगों से एक चैलेंज दिया कि अब आप एक संविधान अपना बना के दिखाओ, ऐसा कि आप जिसकी मांग कर रहे हो वो आप खुद बना के दिखाओ। इसकी जिम्मेदारी दी गई मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने उस जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने कहा था कि अपना एक आप संविधान छोटा मोटा बना के देखिए कैसा चाहते हैं आप, तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1928 में। इसे नेहरू रिपोर्ट नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट से मतलब यह मोतीलाल नेहरू से है। और नेहरू रिपोर्ट में सारी बातें ठीक थी, लेकिन एक बात गलत थी कि नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हम अधिराज्य का दर्जा चाहते हैं। अधिराज्य का मतलब ये था कि हम चाहते हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं हम खुद देखें भारत के लोग, लेकिन भारत रहे किसके अंडर में? इंग्लैंड के अंडर में रहे। अधिराज्य का मतलब है डोमिनियन राज्य का दर्जा इन्होंने चाहा, इसलिए नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ। हालांकि ये डेट आपको याद रखनी है, 27 में साइमन कमीशन इंडिया आया, मतलब 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 28 में इंडिया आया, 28-29 में लगभग 8 बार ये कमीशन इंडिया आया। और इंडिया के लोगों से बात करने के बाद 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड में सौंप दी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी भारतीय संविधान के ऊपर, भारत में किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। यह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट नाम से जानी जाती है। 1929 में इसको जमा किया गया। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या यूँ के हैं राहुल गांधी के पापा की मम्मी के पापा। राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी, उनकी मम्मी इंदिरा गांधी के पापा जवाहरलाल नेहरू। आप समझते हैं राहुल गांधी चूँकि भारत के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसका नाम देना आवश्यक था। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग का मतलब था कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये कह रही थी कि हम सारे काम खुद करेंगे, लेकिन भारत अभी भी अंग्रेज़ों के अंडर में रहेगा, अर्थात अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा।
और मोतीलाल नेहरू की इस बात से सभी लोग खफा थे। इसी के चलते 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की। और भी चीज़ें इसमें हैं कि झंडा वंडा फहराया, हम इतिहास में बात करेंगे इसकी। तो पहली चीज़ साइमन कमीशन, दूसरी 1928 में नेहरू की रिपोर्ट, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद 1930, 1931, 1932 इनमें क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो ये गोलमेज सम्मेलन में भारतीय लोगों की बहुत सारी मांगें थी। भारतीय लोगों की मांगें थी, इसमें गांधी जी दूसरे वाले में गए थे 1931 वाले में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो साइमन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, यहाँ उन्होंने अपनी पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके बाद भारत के लोगों को इंग्लैंड बुलाया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31, 32 में। इसी दौरान भारत में आपको पता होगा दांडी मार्च हुआ है, नमक सत्याग्रह हुआ है, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ है। ये कई सारी चीज़ें इसी दौर की है। मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ये। 1932 में जब ये हो गया है गोलमेज सम्मेलन, और ये सब चीज़ें पहले से अंग्रेज़ों के पास है कि अपनी रिपोर्ट साइमन ने भी दे दी है, नेहरू ने दे दी है, यहाँ इनकी लाहौर में अपनी मांगें हैं। गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ निष्कर्ष निकला उनके आधार पर 1933 में अधिनियम बनाने की शुरुआत की गई। इन सब बातों के आधार पर 1933 में एक अधिनियम बनाने की कोशिश की गई, अर्थात पहली बार इंग्लैंड में श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र का मतलब था कि अंग्रेजी सरकार ने संसद में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। उस दस्तावेज में साइमन की रिपोर्ट की सिफारिशें थी, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बातें थी कि ये चाहते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो बातें थी वो सब इस श्वेत पत्र में जारी की गई। और जब श्वेत पत्र वहाँ की संसद ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ें इंडिया में लागू कर दो इन सब की मांगों के आधार पर, तो 1934 में इंग्लैंड में भारत शासन अधिनियम बन के तैयार हो गया। यानी कि 27 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की डिमांड्स, 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन, इन सब में जितनी मांगें थी उनके आधार पर सबसे पहले श्वेत पत्र जारी किया, एक दस्तावेज जारी किया। इंग्लैंड की संसद ने इस पर बहस की और बहुत सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा या कम किया। बाद में फाइनली 1934 में भारत शासन अधिनियम बन के तैयार हो गया और जो 1935 में भारत में लागू हो गया। 1935 में भारत में लागू हो गया। तो इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 का बैकग्राउंड है। तो भारत शासन अधिनियम ने सबसे पहला काम किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसमें चुनाव हुए। 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर चुनाव किए गए और राज्यों में सरकारें बनी और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके अलावा सबसे पहला काम इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की, अब भारत संघ बना दिया गया, भारत का संघ बना दिया गया, जिसमें केंद्र था और क्या थे, प्रांत थे, जिसमें 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। यानी कि सेंट्रल और जो प्रांत थे, प्रांत में एक तो आपकी देशी रियासतें हो गई जहाँ राजा महाराजा थे, और दूसरा आपका हो गया वे प्रांत जिन पे अंग्रेज़ों का कब्जा था, जिन्हें कहते थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो अखिल भारतीय भारत संघ की स्थापना हो गई, जिसमें 2 चीज़ें थीं। उस सेंट्रल में, सेंट्रल तो है ही, केंद्र तो है, और केंद्र में 2 चीज़ें थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। अब देखिएगा 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड ने क्या किया था, राज्यों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। मैं आपको बता चुका हूँ 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन शुरू किया गया था, और द्वैध शासन शुरू करने का मकसद था कि राज्यों में बेहतर तरीके से काम हो, और राज्यों में जो 2 विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये आप पहले पढ़ चुके हैं 1919 के अधिनियम में। तो केंद्र राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, और जबकि केंद्र में शुरू कर दिया गया, केंद्र में शुरू कर दिया गया। और क्या कर दिया गया, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यानी कि 1935 के अधिनियम ने क्या किया, सबसे पहले जो 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू किया गया था उसको समाप्त कर दिया, और द्वैध शासन की प्रणाली को केंद्र में शुरू कर दिया, और केंद्र और राज्यों के बीच क्या कर दिया, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का मतलब है डिपार्टमेंट या विषय। तो इसके लिए 3 सूची बनाई गई। पहली सूची संघ सूची कि इतने डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में रहेंगे, प्रांतीय सूची इतने डिपार्टमेंट 54 विषय
राज्य सरकारों के अंडर में रहेंगे और 36 विषय समवर्ती सूची दोनों के अंडर में रहेंगे। अर्थात संघ सूची के विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी, प्रांतीय सूची के विषयों पर सरकार केवल प्रांत सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची के विषयों पर केवल और केवल सरकार दोनों मिलकर ये कानून इस पर बना सकती है। समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारों का अधिकार होता है। तो 3 सूचियाँ बनाई गई। वर्तमान में 3 सूचियाँ हम पढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को कहाँ पे, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय बना कब? 1 अक्टूबर 1937 को। और सर मैरिस गुएयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सही है। इससे पहले आपने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी, वो अलग था, ये अलग है। तो 1 अक्टूबर से कौन सा न्यायालय? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। ध्यान रखना, यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। आगे जाके यही न्यायालय जो 1937 में बनाया गया है संघीय न्यायालय के नाम से, और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गुएयर थे, यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना और हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। जबकि संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मैरिस गुएयर। तो आप देख रहे हैं इस अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना की। आरबीआई की स्थापना मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया? आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मुद्रा एवं साख नियंत्रण क्या होता है? मैं इकोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि सरकार की साख को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। जैसे आपको अगर मैं 100 रुपये का नोट दूं तो आप ले लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? अगर मैं कागज़ पे 100 रुपये लिख दूँ तो ले लेंगे क्या? अगर मैं नोट के अतिरिक्त एक कागज़ पर 100 रुपये लिख दूँ तो ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। 100 रुपये का नोट आप ले लेंगे और उसके बदले में 100 रुपये का सामान दे देंगे, क्योंकि आप जानते हैं वह नोट आरबीआई ने जारी किया है और उस नोट के पीछे सरकार की, आप देखते हैं, प्रॉमिस लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये कौन दे रहा है वचन? सरकार दे रही है। और सरकार के इस वचन का पालन कौन करवाता है? आरबीआई। इसे कहते हैं साख नियंत्रण। शॉर्ट में बताया है, डिटेल में मैं इकोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा। तो मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए जो परिषद बनाई थी ना, 15 वर्षीय परिषद, आपको याद होगा जब हमने भारत के शासन को महारानी के अधीन किया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में हमने क्या किया था? परिषद की सहायता के लिए 15 मेंबर की टीम बनाई थी। समाप्त कर दिया गई उस टीम को और इंग्लैंड में भारत सचिव के सलाहकारों की एक टीम दी गई। यानी कि अब तक तो परिषद इंडिया में थी, लेकिन अब परिषद खत्म करने के बाद भारत सचिव को सलाहकारों की टीम कहाँ दे दी गई है? इंग्लैंड में। यानी कि इंग्लैंड के लोग उसे अब वहाँ से सलाह देंगे। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में भारत शासन अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया तथा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल, ध्यान रखना, विधानमंडल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, राज्यपाल, विधानसभा और अगर है तो विधान परिषद। किसी किसी राज्य में विधान परिषद है और किसी किसी विधान परिषद नहीं है। अगर राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा, विधान परिषद है तो यह कहलाएगा द्विसदनीय विधानमंडल, और अगर विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानमंडल कहलाएगा। अगर विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानमंडल कहलाएगा, लेकिन विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो कहलाएगा द्विसदनीय। यानी कि 2 सदन हो गए, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे संसद में होते हैं लोकसभा राज्यसभा। तो 11 प्रांतों में विधानसभा बनी, लेकिन 6 प्रांतों में द्विसदनीय थी। यानी कि 6 प्रांतों में विधानसभा के साथ साथ विधानमंडल भी था। कौन कौन सी थी? बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। याद रखने वाली बात है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई? तो कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम और बिहार। ठीक है ना। ये आपके 6 प्रांत थे जिनमें विधान परिषद है ना, उच्च सदन विधान परिषद थी और निम्न सदन विधानसभा थी। तो 6 राज्यों में शुरू किया गया। वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में व्यवस्था आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, और बिहार में है, ठीक है ना, तेलंगाना में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, और कर्नाटक में है।
वर्तमान में इतने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि इन राज्यों में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। कर्नाटक के अलावा जम्मू कश्मीर में और था, वो खत्म हो गया। तो ध्यान रखना, विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले 7 राज्यों में था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। लेकिन उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में तो विधानसभा बनाई, लेकिन 6 राज्यों में द्विसदनीय थी, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी था। उच्च सदन विधान परिषद कहलाया और निम्न सदन विधानसभा कहलाती है। तो आज भी राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। 1935 में बर्मा को भारत से, 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आप याद रखने वाली बात है, तो ध्यान रखिएगा। 1824 में अंग्रेज़ों ने बर्मा पर कब्जा किया था और 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इसी अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ, यानी कि यह अधिनियम लागू हो गया और 11 विधानसभा का गठन कर दिया गया, जिसमें 6 द्विसदनीय विधानमंडल थी। और 1937 में जो विधानसभा के चुनाव हुए वो इसी अधिनियम के आधार पर हुए। तो आपने देखा भारत शासन अधिनियम, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पे कि भारत में उत्तरदायी शासन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये। इसके अलावा भारत में RBI की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना और भारत सचिव के लिए सलाहकारों की टीम दिया जाना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बर्मा को आज़ाद किया जाना। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू।